2014, 2019 और फिर 2024 से लगातार 2024, 2025, 2026। जी हाँ दोस्तों, यह क्रम रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जेई की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आने की फ्रीक्वेंसी का। 2024 के बाद आरआरबी जेई हर साल वैकेंसी निकाल रहा है, जो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है और चांसेस ऑफ सिलेक्शन हर साल बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मैं अभिनव नेगी आपको बताऊंगा कि आरआरबी जेई का वेटेज एनालिसिस क्या है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का मेरे पास एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और एक विद्यार्थी कैसे एक सही दिशा में तैयारी कर इस पोस्ट को, आरआरबी जेई की पोस्ट को हासिल कर सकता है। उम्मीद करता हूं आप सब एक्साइटेड होंगे और इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो सही ढंग से अमल अपने जीवन शैली में, अपने डेली बेस के प्रिपरेशन में आप करते हैं तो बिल्कुल आपको एक स्कोर में बूस्ट देखने को मिलेगा, आपकी तैयारी एनहेंस मोड पर होगी। तो वीडियो का शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर कोई स्टूडेंट मेरे को नहीं जानता है तो मैं बता दूं, मेरा नाम है अभिनव नेगी, आईआईटी दिल्ली से मैंने एमटेक किया है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, गेट में ऑल इंडिया रैंक 164 है, एसएससी जेई 2013 सिलेक्ट हूं। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 2 साल का है, आईआईटी दिल्ली से हूँ कि किसी भी कॉलेज से हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चीजें बता रहा हूँ या चीजें पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आती है तो दैट इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दीज डिटेल्स। आप मेरे से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, अभिनव नेगी सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, टोटल 21 जोन में आरआरबी अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। आप इनमें से किसी भी जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उस जोन का सिलेक्शन का कट ऑफ या मेरिट इंडेक्स अलग होगा, लेकिन आप स्वतंत्र हैं कि आप 21 में से किसी भी जोन पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यह जनरली देखा गया है कि जिस जोन में सीट्स ज्यादा आती हैं उस जोन में कंपटीशन भी लगभग उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा होता है। प्लस आप जिस जोन में पेपर देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो लगभग 95% से ज्यादा चांस हैं कि आप अपने कार्यकाल में लगभग मैक्सिमम टाइम या पूरा ही टाइम उसी जोन के रेलवे सर्विसेज में लगाएंगे। इसके बाद अगर मैं जाऊं, आपका सिलेक्शन जो आरआरबी जेई एग्जाम से होगा वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे होगा। 3 से 4 साल बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर आप बनेंगे। ये बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन आपका सेक्शन इंचार्ज का होगा, उसके बाद एडीएन का आपके पास होगा, उसके बाद डिविजनल इंजीनियर का होगा और उसके बाद सीनियर डिविजनल इंजीनियर आप बन जाएंगे। अब मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहला स्टेज होता है सीबीटी 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑफलाइन पेपर अब नहीं होता है। सीबीटी 1 का सिलेबस, वेटेज, डिफिकल्टी लेवल सब कुछ मैं बताऊंगा, मार्किंग स्कीम। उससे पहले आपको ये बता दूं कि सीबीटी 1 आपके पास आरआरबी में प्योरली नॉन टेक्निकल होने वाला है। यहां पे आपके पास अगर आप सिविल इंजीनियर के हैं या इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपकी ब्रांच से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मे बी डिसएडवांटेज हो, एडवांटेज हो, लेकिन मैं अभिनव नेगी आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कंपटीशन एग्जाम एक ऐसा अनुभव है स्टूडेंट्स के लिए, यह एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस है जो सबके लिए सेम रहेगा। यदि आप में से किसी बच्चे को लग रहा है कि सर सीबीटी 1 में तो टेक्निकल आएगा ही नहीं, नॉन टेक्निकल आएगा, तो जो आपके भावी कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे आप लड़ रहे होंगे अपनी सीट के लिए, उनके लिए भी सेम ही दिक्कत होगी। सीधा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम टफ आता है तो सबके लिए आता है, एग्जाम ईजी आता है तो सबके लिए आता है। तो सीबीटी 1 आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आगे मेरिट इंडेक्स में या फाइनल सिलेक्शन में उसका कोई योगदान नहीं होने वाला है, वो जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। सीबीटी 2 फिर स्टूडेंट्स देंगे, वहां से आपकी मेरिट सिलेक्ट होगी और सीबीटी 2 में जो सिलेक्ट होंगे स्टूडेंट्स वो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जाम देंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स इसके एसएससी जेई में जो सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस और सेंट्रल वाटर कमीशन के होते हैं लगभग वैसे ही हैं। यदि मैं बात करूं एसएससी जेई के बीआरओ वाले मेडिकल स्टैंडर्ड से, तो उससे आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड उतने टफ नहीं है। जो नॉर्मल एक जेई के लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं उतने ही में यहां पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं सीबीटी 1 पे आऊंगा, फिर कुछ बच्चे सीबीटी 2 पे जाएंगे। लगभग अगर एक्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं तो 15x स्टूडेंट्स को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा।
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर किसी समय पे सपोज 10,000 सीट आती हैं तो 15,000 बच्चों को CBT 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल चीजें चेक की जाएंगी। CBT 1 की बात करूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की बात करूं, आपने अपने जोन से फॉर्म फिल कर दिया तो CBT 1 टेस्ट सबसे पहले होगा, जो आपके पास टोटल 90 मिनट्स का होगा और यहां पर आपके पास टोटल मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आएंगे। ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। मैथमेटिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा होगा 30 मार्क्स का, ये 30 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 का, जनरल अवेयरनेस 15 का और जनरल साइंस 30 मार्क्स का आपके पास होगा। कोई कैलकुलेटर यहां पे अलाउड नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, वर्चुअल कैलकुलेटर यहां पे कोई अलाउड नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स है आपके पास, और ये एग्जाम आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। आप किसी भी भाषा से इसको अपीयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जो ये 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स या इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, इनका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, तो ऑफिशियल सिलेबस ये है। भैया मैं साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके पास लगभग 10th लेवल का ही है, मतलब कि आपके पास जो कैलकुलस है 11th और 12th का, या डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है, उतने टफ टॉपिक नहीं आएंगे। जो 10th लेवल का है आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, या आपके पास एरिया, वॉल्यूम, HCF, LCM, टाइम एंड डिस्टेंस, वही सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, डिकोडिंग, कोडिंग आ जाएगा, वो भी आपके पास 10th लेवल का ही होगा। जनरल अवेयरनेस में आपके पास ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे। और जनरल साइंस में आपके पास केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आ जाएगा, लेकिन वहां पर साफ लिखा है 10th स्टैंडर्ड तक का ही आएगा। आपको 11th और 12th के खतरनाक केमिस्ट्री या लाइफ साइंस के या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाना है। CBT 1 सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसमें अगर आप 100% भी मार्क्स ले आते हैं तो उसका कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपके CBT 2 के मार्क्स पे ही होगा, वहीं से आपका मेरिट इंडेक्स बनेगा। अगर अब मैं आगे जाता हूं, CBT 1 का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं बात करूं CBT 2 एग्जाम की आपके पास, तो CBT 2 में आपके पास टोटल जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, पोल्यूशन और आपके पास टेक्निकल एबिलिटी आएगा। सपोज आप सिविल इंजीनियर हैं तो यहां पे आप सिविल इंजीनियर का एग्जाम दे रहे होंगे, सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल से 100 क्वेश्चन दे रहे होंगे, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल से आप 100 क्वेश्चन दे रहे होंगे। ठीक है। तो यहां पे आपके पास कैलकुलेटर, जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, अलाउड होता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी 1/3 ही आपके पास होती है। पेपर आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा। टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन करने हैं आपके पास, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो 150 मार्क्स का ये पेपर आपके पास होने वाला है, जिस 150 में से 2/3, 2/3 आपके पास आपका टेक्निकल होगा, और 1/3 मतलब 1/3 हो गया 150 का 50 मार्क्स, तो वो आपके पास नॉन टेक होगा। उस नॉन टेक में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरमेंट और जनरल अवेयरनेस जैसे टॉपिक आएंगे। इसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेगेटिव मार्किंग वहां पे आपके पास -1/3 रहती है। टाइम यहाँ पे 2 घंटे का रहता है आपके पास। 2 घंटे में यदि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपके पास 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल या बहुत ज्यादा स्टेप्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास क्वेश्चन देखा उड़ाया, क्वेश्चन देखा उड़ाया, इस टाइप से होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी होती है तो वो भी आपके पास 50 से 55 सेकंड में हो जाना चाहिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बिना कैलकुलेटर के यूज किए भी कर सकते हैं। 80 या 85% क्वेश्चन आपके पास डाटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं फॉर्मूला बेस्ड या जहां पे आपको मैथमेटिकल सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे 20% क्वेश्चन ही रहेंगे। ये एग्जाम का नेचर है। वास्ट सिलेबस होता है आरआरबी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग के बाकी एग्जाम्स की तुलना करूं, चाहे वो गेट हो, एसएससी जेई हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हो, तो आरआरबी का सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल कवरेज ऑफ सिलेबस होता है। आरआरबी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के अन्य बहुत सारे एग्जाम या किसी भी चीजों में नहीं आते। ऑटोकैड, एस्टिमेशन, बिल्डिंग मटेरियल के बहुत सारे सब टॉपिक्स जो अन्य किसी भी एग्जाम में नहीं आते, वो यहां पे आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कवरेज, वाइड कवरेज आरआरबी का सबसे ज्यादा है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि उसको 150 क्वेश्चन पूछने हैं सिर्फ 120 मिनट में, तो वो ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाएगा।
वर्टिकल डेप्थ कवर नहीं करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल बहुत वाइड जाता है। सबसे ज्यादा वाइड सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग के लिए आरआरबी का ही होता है। अब आपके पास जो मैंने टॉपिक्स आपको सीबीटी 2 में बताए थे उसका सिलेबस ये है। मैं साइड हट के, आप कभी भी इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, डेप्थ रिक्वायर्ड कितना होनी चाहिए, टेक्निकली हमको पैरेलली प्रिपेयर करना है क्यों नहीं करना, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, आरआरबी को दो चीजें बाकी एग्जाम से अलग करता है। पहला उसका वाइड कवरेज, और दूसरा कि यहां पे फर्स्ट स्टेप जो है सीबीटी 1, वहां पे टेक्निकल आएगा ही नहीं। तो यदि कोई स्टूडेंट टेक्निकली बहुत साउंड है लेकिन उसका नॉन टेक बिलो पुअर या बिलो एवरेज है, तो वो यहां पे सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। आरआरबी स्पेशली उन स्टूडेंट्स को एक मदद करता है या एज देता है जिनका नॉन टेक्निकल अच्छा है और वो सीबीटी 2 में पहुंच पाएंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपको टेक्निकल के बेसिस पे ही मिलेगा। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इसका बहुत डीप मीनिंग है, आप समझना। अगर आपका नॉन टेक अच्छा है या अबव एवरेज है तो आप सीबीटी 2 में जाने के लिए बहुत ही योग्य कैंडिडेट हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में सबसे मेजर रोल आपके टेक्निकल का ही होने वाला है। तो नॉन टेक्निकल जितने स्टूडेंट्स का अच्छा है वो एक स्टेज आगे तक तो पहुंचेंगे, लेकिन याद रखना फाइनल सिलेक्शन में 2/3 वेटेज सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के ही होने वाले हैं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं तो लास्ट 5-6 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं सीबीटी 2 में, उन सब का अगर मैं एवरेज बात करूं, एवरेज वेटेज, तो एवरेज वेटेज ये सब्जेक्ट्स की लिखी गई है। कोई शंका नहीं है कि सबसे ज्यादा वेटेज आपके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट या उसको बिल्डिंग मटेरियल कह सकते हैं, वो हाईएस्ट वेटेज का आपके पास आता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स या सोम स्ट्रक्चर अगर मैं क्लब कर दूं तो ये कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। आपके पास स्टील लगभग 6 मार्क्स का, एनवायरनमेंट 5 मार्क्स का, एस्टिमेशन के लगभग में 150 क्वेश्चन में से जो भाई 100 क्वेश्चन है ना टेक्निकल वाले, उन 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उन 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं सीबीटी 2 में। एस्टिमेशन अगेन हाई वेटेज, जो बहुत सारे सब सिलेबस या बहुत सारी जगह पे नहीं रहता है, 7 मार्क्स का, फ्लूइड 5 मार्क्स का, ट्रांसपोर्ट 7, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन 2 और 4 के। उसके बाद देखो सॉइल भी यहाँ पे हाई वेटेज का आता है। सॉइल आपके पास टोटल 100 में से 12 क्वेश्चन है। ये 5-6 साल लास्ट का जो 5-6 बार पेपर हुआ है उनका एवरेज है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 9 मार्क्स का, स्ट्रक्चर का एवरेज 2 मार्क्स का, सर्वेइंग 6, ऑटोकैड और इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यार जो एक बिल्डिंग मटेरियल वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पे तो ये प्लस प्लस है क्योंकि 2-3 सब टॉपिक्स भी इसमें है, प्लस सॉइल, प्लस सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, प्लस एस्टिमेशन। ये कुछ सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, ठीक है, जो आपके पास लगभग 50% से ज्यादा टेक्निकल सिलेबस कवर कर जाते हैं। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो अगेन आप ये स्क्रीन पॉज करके आप ये बुक्स देख सकते हैं, बुक्स को रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं कि यार जैसे सपोज मैंने यहां पे बुक लिखी है सर्विंग की बीसी पूनमिया, भाई बीसी पूनमिया आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक नहीं पढ़नी है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ लोगे, सर्वे आपका अच्छा हो जाएगा, सर्वे की बेस्ट बुक है। लेकिन बीसी पूनमिया के सिर्फ 40 से 50% ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कंपटीशन एग्जाम में आपके पास आते हैं। आप पूरी पढ़ लोगे, आपका सर्वे अच्छा हो जाएगा, नो डाउट, सर्वे की बेस्ट बुक है, नो डाउट, लेकिन एफिशिएंसी उसकी 100% नहीं आएगी। मतलब आपके हर एक, अगर वो पूरा पढ़ भी लोगे तो 50% ही ऐसे टॉपिक होंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट होंगे। और मैं आरआरबी की नहीं, यहां पे हर एक कंपटीशन एग्जाम जो सिविल इंजीनियर किया होगा उसकी बात कर रहा हूं। तो बेहतर है कि हम एक स्पेशल नोट्स को, या जो कंपटीशन एग्जाम के लिए नोट्स टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, मैं प्रोवाइड करता हूं अपने टेलीग्राम अभिनव सर टेक्स्ट बुक में, आप उन नोट्स को रेफर करें। हाँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने ये बुक्स का नाम लिखा है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आप उस बुक से रेफर कर सकते हैं। देखो, कंपटीशन एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको एग्जाम की तैयारी यहां पे करनी है बाउंड्री ऑफ द सिलेबस में रह के। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ ले, लेकिन वो बाउंड्री ऑफ द सिलेबस में नहीं पढ़े थे, इसलिए उनकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होगी।
इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ ली होगी जो कंपटीशन एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होंगी, और वो हो सकता है इस वजह से मैक्सिमम आउटपुट अपना एग्जाम में ना दे पाए। तो बाउंड्री ऑफ द सिलेबस कभी भी आपको बुक से नहीं पता चलेगा। बाउंड्री ऑफ द सिलेबस आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स या वो जो फैकल्टी पिछले 15-20 साल से या 10 साल से या 5 साल से पढ़ा रहे हैं, वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे बाउंड्री ऑफ द सिलेबस के बारे में। मेरे पास अगर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करूं, आरआरबी में ऑफ कोर्स रेलवे में ही जाना है यार, आप हाईवे या किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाओगे, लेकिन आरआरबी के भी इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है। यदि आपको डिजाइनिंग में ज्यादा जाना है तो आप ड्राइंग वाले डिपार्टमेंट या ब्रिज वाले में जा सकते हैं। यदि आपको साइट वर्क पसंद है तो आप परमानेंट वे या वर्क्स वाले डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, कंपटीशन एग्जाम का मैं आपको एक गुरु मंत्र बताता हूं। अगर मैं 100 बच्चों को लेके चलता हूं, 100 बच्चे किसी एग्जाम के लिए पढ़ने का सोचते हैं, फॉर एग्जांपल आरआरबी, एसएससी, जेई, तो उनमें से सिर्फ 80 बच्चे ही ऐसा होते हैं जो वाकई में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 100 ने सोचा तो 80 ही ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उन 80 में से सिर्फ 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो 20% से, सॉरी 80% से ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं। मतलब अगर 100 ने सोचा था कि मैं एग्जाम को पढ़ने जाऊंगा तो 80 तो स्टार्ट ही करते हैं, 20 तो स्टार्ट भी नहीं करते कभी। और इन 80 में से सिर्फ 20 ही ऐसे बच्चे होंगे जो 80% से ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं। और इन 20 में से भी सिर्फ 5 ऐसे बच्चे होंगे जो टाइमली अपना सिलेबस भी कवर करते हैं और साथ साथ में रिवीजन और मॉक टेस्ट भी देते हैं। अब इन 5 बच्चों में से बच्चे रैंक निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक एम होना चाहिए कि कम से कम हम इन 100 में से 20 वाली रेंज में तो आए, उन 80 बच्चों को तो पीछा करें। और इन 80 बच्चों को पीछा करने में पूरा योगदान आप ही का है। आपको सिलेबस कवर 80% सिलेबस कवर कर दिया तो 80% जनता तो वैसे ही आपसे पीछे हो गई। और फिर टाइमली आपने सब कुछ किया, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी बना रखी थी। आप यहां 5 में आते हो कि अपना सिलेबस समय पे खत्म करते हो, टेस्ट सीरीज आप देते हो, तो आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उस आरआरबी जेई की सीट के लिए। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आप उस एग्जाम के बारे में समझेंगे, उसका वेटेज एनालिसिस क्या है। कहीं मैं जो सब्जेक्ट 2 मार्क्स का आता है उसके लिए 2 महीने प्रिपेयर तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं टेक्निकल पे इतना ज्यादा फोकस तो नहीं कर रहा हूं कि मेरा सीबीटी 1 ही क्रैक नहीं होगा। तो आपको पहले अपना प्लानिंग बनाना पड़ेगा, सिलेबस देख के, डिफिकल्टी लेवल देख के, वेटेज एनालिसिस देख के। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जब आपने प्लानिंग बना दिया तो अब आपको समझ आ गया है कि मेरे को किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन सी चीजें पहले पढ़नी है, कहीं मैं इतना पीछे तो नहीं रह जाऊं कि पहला ही सीबीटी 1 क्रैक न कर पाऊं। वो एक आउटलाइन आपके दिमाग में बन गई। अब आपको पता है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, तो अब उनका कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे, ये मेरे को ना स्पेशली जब से ऑनलाइन पैदा हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं 2019 के समय से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये कमी दिखती है कि वो डायरेक्ट किसी सब्जेक्ट को क्वेश्चन के माध्यम से स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई, पहले थ्योरी पढ़ोगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तभी तो क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। थ्योरी फाउंडेशन है, उसके बाद ही सुपर स्ट्रक्चर बनाओगे ना। बिल्डिंग बनाते हो तो पहले फाउंडेशन बनाते हो ना, तो वो फाउंडेशन आपके पास बनेगा स्टडी मटेरियल से, नोट से, बुक से, यहां से कॉन्सेप्ट्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा प्रैक्टिस करना। तो अब जब आपने आउटलाइन बना दिया था अपने पहले स्टेप में, उसके बाद उस आउटलाइन को आप फॉलो करेंगे, उस आउटलाइन के थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फाइनली जब ऐसा आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए हो जाए, तब आप रेडी हैं रिवीजन और मॉक टेस्ट देने के। दोस्तों, बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप यदि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी जितने भी एजेई एग्जाम्स हैं, एसएससी जेई या आपके स्टेट के एग्जाम या सीआईएल, उससे थोड़ा सा तो डिफरेंट है ये। क्योंकि यहां पे जो सीबीटी 1 होने वाला है उसमें टेक्निकल आने ही नहीं वाला। तो आपका प्राइमरी एम अगर आरआरबी है तो फिर आपको नॉन टेक से स्टार्ट करना पड़ेगा या नॉन टेक को इनिशियली ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आरआरबी प्राइम टारगेट नहीं है, आपका प्राइम टारगेट बाकी एग्जाम है, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आपके स्टेट के सर्विस के एग्जाम हो, चाहे आपका डीडीए जेई हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे जेके हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे उड़ीसा हो, तब आप अपना तब उन सारे एग्जाम का आप साइमल्टेनियसली अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना है।
लेकिन यदि आपका प्राइम एम आरआरबी है तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बाकी कैंडिडेट से अलग चलेगी। लेकिन हाँ, आपका प्राइम एम एसएससी जेई है या स्टेट का है या डीएसएसबी का है तो आप एक लैब में टेक्निकल को पहले लग के तैयारी कर सकते हैं और फिर आप हर एग्जाम के लिए, जिनका आरआरबी मेन एम नहीं है तो वो हर एग्जाम के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, क्योंकि उसने टेक्निकल साउंड किया है जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में रिक्वायर्ड होगा। आरआरबी वाले एक हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट आपको स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो तरीके के स्टूडेंट होंगे जो एईजे एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे होंगे। एक जिनका प्राइमरी टारगेट आरआरबी है और दूसरे स्टूडेंट जिनका प्राइमरी टारगेट एसएससी जेई या स्टेट के एईजे या सीआईएल या डीडीए या अन्य ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि दूसरे वाले टेक्निकल को पढ़ेंगे या टेक्निकल एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो वो हर एग्जाम के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन गए। लेकिन आरआरबी के लिए थोड़ा सा, क्योंकि नॉन टेक पे ज्यादा फोकस करना है, तो एक अलग तरीके की तैयारी होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं NEGI। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है NEGI, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई और सवाल भी हो सकते हैं, जिज्ञासा हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स पे मेरे से बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको तुरंत वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।